आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटाबेस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डेटाबेस। लास्ट क्लास में हम लोग ने कर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म किया था। आज हम लोग उसी प्रोजेक्ट में बात करने वाले हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बात करेंगे? डेटाबेस कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग हम लोग लास्ट प्रोजेक्ट में आगे बात करेंगे। कर्ड ऑपरेशंस हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। अब देखो ये कर्ड ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें कुछ लिमिटेशन है बेटा, ठीक है। क्या लिमिटेशन है? यहां पर आपको माइस्क्ल की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी हमने इसमें देखो क्या माइस्क्ल की प्रॉपर्टी डाली प्लगइन। क्या यहाँ पे हमारे पास माइस्क्ल की प्लगइन है या मेरे पास हाइबरनेट की प्लगइन है क्या बेटा? नहीं है। तो चलो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। पहले मैं इसी में वर्क करने वाला था, पर अब प्रॉब्लम क्या है इस प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि इसमें मैंने पूरी डिपेंडेंसी नहीं ली है। इसमें हमारे पास पूरी डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसके लिए या तो एक काम करता हूँ कि मैं नेट से अपना प्लगइन्स कॉपी कर लूँ, रख दूँ। बट प्रॉब्लम ये कि जब आप लोग नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो फिर आप लोग कहाँ से कॉपी करोगे? ठीक है, आप लोग बोलोगे सर आप कभी यहाँ से रिपोजिटरी कॉपी कर रहे हो, कभी वहाँ से कर रहे हो, फिर स्प्रिंग इनिशियलाइजर की क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं बेटा, तो उस टाइम पे हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और कुछ चीज़ों की अगर बाद में रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम लोग जो डिपेंडेंसीज होती है वो मविन रिपोजिटरी से डाल लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक आपको नया प्रोजेक्ट बना के दिखा दे रहा हूँ स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे, जिसमें मैं आज कुछ और डिपेंडेंसी का यूज करने वाला हूं। तो मैं यहां पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे आ चुका हूं, और आज मैं जो प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं वो है कर्ड विथ माइस्क्ल। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं com.jstc। तो मैं com डॉट के आगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मैं org लिख दे रहा हूं, organization.jstc है, ठीक है। एंड मैं यहां पे लिख रहा हूं कर्ड माइस्क्ल। तो मैं कर्ड को माइस्क्ल के साथ कनेक्ट करने वाला हूं। तो मैंने कर्ड माइस्क्ल लिख दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। मैंने जावा लिया है, जावा के साथ में यहां पे आपका माविन सेलेक्ट कर रहा हूं, और मैं यहां पे आपकी डिपेंडेंसीज अलग अलग यूज कर रहा हूं। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे लैम्बो, या फिर आप यू कैन यूज डायरेक्टली रिकॉर्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्प्रिंग वेब ले लिया है। पहली डिपेंडेंसी कौन सी लिया मैंने? स्प्रिंग वेब। दूसरा मैं ले रहा हूं डेव टूल। तीसरा मैं ले रहा हूं माइस्क्ल ड्राइवर। चौथा मैं ले रहा हूं जेपीए। तो अब मैंने यहां पे देखो दो डिपेंडेंसी और ऐड ऑन कर दिए, एक मेरा माइस्क्ल ड्राइवर और एक मेरा जेपीए। आप लोग भी यहां तक के आ जाइए। कितना कर लिया आपने? आप सभी ने कर लिया। आगे अपन कंटिन्यू करें। मैं यहां पे जनरेट पे क्लिक कर रहा हूं। मैंने यहां पे अभी देखिए जनरेट पे क्लिक कर लिया है, और यहां पे मेरी जिप फाइल आ चुकी है। तो मैं उस लोकेशन पे जा रहा हूं जहां मेरी जिप फाइल है, और मैं इसे अनजिप कर रहा हूं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। अब मैं अपने प्रोजेक्ट पे जा रहा हूं वापस से। मैं फाइल पे गया, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग मविन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। मैं उस लोकेशन पे जा रहा हूं जहां मेरा प्रोजेक्ट है। ये मेरा कर्ड माइस्क्ल आ चुका है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिनिश। यहां पे मेरे जब मैं कर्ड माइस्क्ल में जा रहा हूं तो यहां पे देखो अभी प्रॉपर्टीज मेरी डाउनलोड हो रही है। तो अब आपका देखो बूट भी आ चुका है एंड डेव टूल भी आ चुका है, ठीक है। तो यहां पे देखो आपको माई कर्ड माइस्क्ल ये आगे कर्ड माइस्क्ल नाम का प्रोजेक्ट, यहाँ पे बूट की प्रॉपर्टी भी आ चुकी है, डेव टूल की भी आ चुकी है। अब बेटा मैं यहां पे जा रहा हूं pom.xml में, और यहां पे जब मैं pom.xml में जा रहा हूं तो यहां पे देखिए मेरे को कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है।
तो यहाँ पे हम लोग कुछ डिपेंडेंसीज के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे इसमें नई ऐड ऑन हुई है, जो पहले नहीं थी। और मैं यहाँ पे आपको कुछ नई डिपेंडेंसीज के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे एक आपको यहाँ पे MySQL कनेक्टर की डिपेंडेंसी ऐड ऑन हो चुकी है, और एक यहाँ पे आप देखेंगे तो डेटा JPA की डिपेंडेंसी ऐड ऑन हो चुकी है। पहले ये दो डिपेंडेंसी हमारे पुराने प्रोजेक्ट में नहीं थी। तो ये कौन सी है? ये है JPA की, जावा परसिस्टेंस की, जिसको हम लोग थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। और ये मेरी MySQL की, क्योंकि मैं MySQL के थ्रू इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे दो डिपेंडेंसी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि पुराने प्रोजेक्ट में हमारे पास ये दोनों डिपेंडेंसी नहीं थी, इसके लिए मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया। अगर आप चाहें तो ये दोनों डिपेंडेंसी को कॉपी करके पुराने प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं नए प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, फिर इसी चीज़ को अपन कहाँ उठा के रखेंगे? पुराने वाले प्रोजेक्ट में। तो इससे क्या आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ठीक है, हमने यहाँ पे इन दोनों डिपेंडेंसीज को मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरे पास एक JPA की डिपेंडेंसी आ चुकी है। ठीक है, एक मेरे पास JPA की डिपेंडेंसी आ चुकी है, और दूसरी मेरे पास किसकी आ चुकी है? मेरे पास जार फाइल आ चुकी है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, और अब हम लोग यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले मुझे जाना होगा रिसोर्स वाले फोल्डर पे, और मैं यहाँ पे application.properties में जा रहा हूँ। बेटा application.properties में जाते हैं तो एक डायरेक्ट होता है, आप उसकी प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा सपोर्ट करेगा। अगर डायरेक्टली वाला सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर मैं डायरेक्ट का भी, MySQL डायरेक्ट का भी यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट DLL ऑटो। इसका यूज करके मैं अपडेट कर रहा हूं। पहली कॉन्फ़िगरेशन की लाइन लिखी मैंने। ठीक है, तो जो भी हमारे DLL के जो भी हमारे क्यूज है उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। ठीक है, अब हम लोग कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो मुझे लिखना है URL। तो URL लिखना है क्यों? क्योंकि नहीं तो उसके बिना मेरा ये कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेट करने के लिए मेरे पास URL होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स। ये कहाँ आ गया? हाँ, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स। मैंने यहाँ पे लिया स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL। तो देखो यहाँ पे URL भी क्या, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL। तो बहुत सारा एचटीएमएल में तो मैं लिख ही दूंगा डॉट URL। मैंने यहाँ पे लिया इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL आया है क्या, इक्वल्स टू JDBC कॉलन MySQL कॉलन // मेरी कौन सी मशीन में MySQL चल रहा है? इसी मशीन में चल रहा है, तो मैं लिखूंगा लोकल होस्ट। ठीक है, कौन से पोर्ट पे चल रहा है मेरा? 3306 पे। किस पे चल रहा है? 3306 वाले पोर्ट पे चल रहा है। / अभी मेरे के पास कोई भी वो नहीं है, तो मैं बाय डिफॉल्ट MySQL दे दे रहा हूं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया? MySQL आ चुका है। आगे चले, अब मुझे देना है यूजर नेम। तो यूजर नेम क्या होता है मेरा? रूट। तो मैंने यहां पे लिया स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम। मैंने यहां पे दे दिया रूट। मैंने यहां पे क्या दे दिया? रूट दे दिया। अब इसके बाद मुझे पासवर्ड रखना है। तो MySQL मेरा बाय डिफॉल्ट कोई भी नहीं है, तो मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा। तो मैंने यहां पे लिखा स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स
डॉट पासवर्ड मैंने देखो इसको इक्वल्स टू एम्प्टी छोड़ दिया क्योंकि मैंने अभी कोई पासवर्ड नहीं रखा है। मैंने अभी यहाँ पे कोई भी पासवर्ड नहीं रखा है, इसलिए मैंने इसको कैसा छोड़ा है, एम्प्टी छोड़ा है। अब मुझे ड्राइवर का नेम बताना है। मुझे किसका बताना है, ड्राइवर का नेम, नहीं तो बेसिकली कनेक्ट नहीं कर पाएगा ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा क्लास नेम इक्वल्स टू फॉर्म डॉट माई सीक्वल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। तो मैंने बेसिकली आपकी कनेक्टिविटी लिखी है। अभी हो सकता है कि मेरा ये कनेक्शन स्टैब्लिश ना हो, क्योंकि समय के साथ हो सकता है मेरी ये प्रॉपर्टीज बदल गई हो। ठीक है, तो अगर बदल गई होगी तो मैं अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं सबसे पहले माई सीक्वल को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा माई सीक्वल जैम्प के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा जैम्प और मैं इन दोनों को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे सेव किया है। अब मेरे पास सेव करने के बाद मैं वापस से विंडोज पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन पे जाके क्लिक कर रहा हूँ और मैं अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन करा रहा हूँ। तो अगर कोई एरर नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। और अगर कोई एरर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मुझे मेरी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना होगा। तो फिलहाल मुझे देख के ये खुशी हो रही है कि कोई एरर शायद नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या एरर है और कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है तो यहाँ पे मुझे पता लग जाएगा। अच्छा, ओ 5.5.0 में बोल रहा है नो लॉन्गर सपोर्टेड है, दिस फीचर मे नॉट वर्क प्रॉपरली, द मिनिमम सपोर्टेड वर्जन इज 5.7.0, चेक द कर्नेल फॉर लेगेसी वर्जन। ठीक है, तो इसके हम लोग वर्जन को चेक कर लेंगे। मैं आपको इसी के बारे में बात कर रहा था कि मुझे यहाँ पे डायलेक्ट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, ORG का डायलेक्ट। तो मैं यहाँ पे माई सीक्वल डायलेक्ट एक बार org.mysql.dialect इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको चेक करता। फिलहाल तो मुझे एज सच कुछ भी नहीं आया क्योंकि मेरा कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुका है। मेरा कनेक्शन यहाँ पे देखिए स्टैब्लिश हो चुका है। तो फिलहाल मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है तो मेरी वर्किंग है। ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं और मैं आपको दूसरा जो फीचर वाला तरीका है मैं वो वाला भी बता दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग इग्नोर मारते हैं। ठीक है, और मेरा यहाँ पे कनेक्शन क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो चुका है। मेरा यहाँ पे कनेक्शन क्या हो चुका है, एस्टैब्लिश। तो अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वाई वी नीड दिस, हमें यहाँ पे इसकी करने की जरूरत क्यों पड़ी। आपने इतना सब तामझाम किया क्यों ये कनेक्शन, हम पहले तो क्लास डॉट फोन नेम ये सब लिखते थे, अब आप ये करना क्या चाह रहे हो और इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ है। तो इससे बेटा फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे पास मैं यहाँ पे अब एक नॉर्मल जावा की क्लास बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक नॉर्मल जावा की क्लास बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बना लिया वर्कर नाम से। मैंने एक यहाँ पे वर्कर नाम से नॉर्मली क्लास बना लिया है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एक वर्कर नाम की क्लास आ चुकी है बेटा। ठीक है, यहाँ पे किस नाम की क्लास आ चुकी है, किस नाम की क्लास आ चुकी है, वर्कर नाम की क्लास आ चुकी है। और जब मेरे पास वर्कर नाम की क्लास आ चुकी है तो मैं यहाँ पे वर्कर की इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगा। जैसे कि मेरे को वर्कर की आईडी चाहिए, मेरे को वर्कर की क्या चाहिए, आईडी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया प्राइवेट इंटीजर आईडी।
आप प्राइवेट इंट आईडी भी ले सकते थे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, मैंने एक वो ले लिया। तो पहले मैं नॉर्मली कॉलम्स बना रहा हूँ बेटा, जो जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने एक आईडी ले लिया, ठीक है। फिर मैंने कहा मुझे वर्कर का नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बना दिया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। फिर मैंने कहा मुझे वर्कर का सरनेम भी तो चाहिए है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया प्राइवेट स्ट्रिंग सरनेम। फिर मैंने कहा मुझे वर्कर का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया प्राइवेट लॉन्ग कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले लिए, मैंने यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है वर्कर की। और मुझे वर्कर का क्या चाहिए, मुझे वर्कर का ब्लड ग्रुप चाहिए, ठीक है, या एड्रेस चाहिए, तो मैं वो भी ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे मैं वर्कर का कैटेगरी ले सकता हूँ कि वो टाइप ए का क्लास का वर्कर है, टाइप बी क्लास का वर्कर है, मतलब एक कंपनी में अलग अलग वर्कर्स होते हैं, उनकी भी कैटेगरी होती है। तो जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया प्राइवेट स्ट्रिंग कैटेगरी, भैया किस टाइप की कैटेगरी का वर्कर है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्राइवेट फ्लोट सैलरी, क्योंकि बेसिकली बंदा तो काम सैलरी के लिए ही करेगा, नहीं तो कोई किसी के लिए क्यों काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपका क्या बना दिया, मैंने यहाँ पे आपकी वो प्रॉपर्टीज बना दी। और मैंने इसको यहाँ पे क्या रखा है, मैंने यहाँ पे प्राइवेट रखा बेटा। मैंने यहाँ पे क्या रखा है, प्राइवेट। प्राइवेट मेंबर्स आर दोज मेंबर्स विच वी कांट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो इन मेंबर्स को प्राइवेट बनाने की वजह से अब मैं यहाँ पे गेटर सेटर बना रहा हूँ। तो बेटा या तो इसको ना बना के आप रिकॉर्ड का यूज कर लेते या लैम्बॉक का यूज कर लेते, बट क्योंकि आप नए हो, ठीक है, और आपको गेटर सेटर ये सब के बारे में पहले से आइडिया है थोड़ा बहुत, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे सोर्स पे जाके जनरेट कर ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जनरेट एलिमेंट का मैं नहीं जनरेट कर रहा हूँ गेटर सेटर। मैं यहाँ पे जाके क्या कर रहा हूँ, जनरेट, मैं किस पे गया, मैं सोर्स पे गया और जनरेट गेटर सेटर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। और मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर ले रहा हूँ कि मैंने जितनी फील्ड ली मुझे उन सबके क्या चाहिए, गेटर एंड सेटर चाहिए। एंड मैंने जनरेट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखो मेरा पूरा का पूरा गेटर एंड सेटर बन के तैयार हो गया। मतलब मेरी एक पूरी की पूरी क्लास बन गई है। इतना काम नहीं करना होता और आप बोलते हैं कि सर हमें इतने पचड़े में नहीं पढ़ना है, तो फिर हम लोग क्या बना देते हैं, रिकॉर्ड। जो जावा का नया फीचर आया रिकॉर्ड, हम उसका भी यूज कर सकते थे। तो वो भी एक बहुत शानदार फीचर है जिससे आपको इतने लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम ये कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास प्राइवेट इंटीजर आईडी है और आईडी को मुझे यूनिक बनाना है, तो मैं यहाँ पे ए नोटेड आईडी लगा दूंगा। मैं यहाँ पे ए नोटेशन कौन सा यूज करूंगा, आईडी। बट ये क्या, मैंने ऊपर इसका टेबल भी तो क्रिएट करने के लिए नहीं बोला था, उसके लिए भी मुझे एक ए नोटेशन लगेगा जिसको मैं लिखूंगा एंटिटी। अब मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों ए नोटेशन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनको इंपोर्ट कर रहा हूं। तो ये मैंने जकार्ता परसिस्टेंस वाला इंपोर्ट कर लिया इसके लिए, और इधर मैंने आईडी वाले को भी इंपोर्ट कर दिया है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास दोनों परसिस्टेंस आ चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, तो मैं यहां पे लिखूंगा ए नोटेट जनरेटेड वैल्यू, ए नोटेट जनरेटेड वैल्यू नाम का मैं ए नोटेशन यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस वाले ए नोटेशन को इंपोर्ट करने वाला हूं। तो ये भी मेरा आ गया है और मैं यहां पे लिखना पड़ रहा हूं जी, और इक्वल्स टू जनरल, यहां पे लिखा मैंने जनरेशन टाइप डॉट ऑटो, ठीक है। तो इतने मैंने यहाँ पे ए नोटेशन लगा दिए। तो मैंने अपनी एक नॉर्मल एक टेबल को कन्वर्ट किया है। क्या मैंने यहाँ पे भी सेव किया है,
नहीं, मैंने अभी यहाँ पे सेव नहीं किया है। तो चलो पहले मैं अपने रैम्प पे चलता हूँ और अपने एडमिन पे चल के देखता हूँ कि भैया कोई मेरी टेबल बनी भी है कि नहीं बनी है, कि बस मैं एवं ही बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल नहीं बनी होगी, क्यों? क्योंकि मैंने सेव करके रन नहीं करवाया है। तो अभी मेरा कैसा आएगा? अभी मेरा कैसा आएगा? ऐसा कोई भी वर्कर नाम का टेबल नहीं आएगा। तो मेरे यहाँ पे देखिए MySQL की टेबल के अंदर कोई भी वर्कर नाम की टेबल नहीं होगी। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि मेरे पास कोई भी वर्कर नाम की टेबल अवेलेबल नहीं है। मेरे पास यहाँ पे अभी कोई भी वर्कर नाम की टेबल अवेलेबल दिख रही है क्या? ये किसके अंदर मैं देख रहा हूँ? MySQL के अंदर। तो ये मेरी MySQL है और इसके अंदर अभी कोई भी वर्कर नाम की टेबल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई कि अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी वर्कर नाम की टेबल फिलहाल के अंदर अवेलेबल नहीं है। वापस से मैं कोड पे जा रहा हूं और मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे कुछ कुछ कमांड्स चलने लगी। ठीक है, और बोल रहा है ये स्टार्टिंग कट, कंडीशन एवोल्यूशन चेंज वगैरह वगैरह, ये मुझसे कुछ कह रहा है। परसिस्टेंस यूनिट, परफॉर्मिंग लाइफ। तो देखिए क्या कुछ हुआ है क्या? क्या मेरे इसमें रिफ्रेश करने पे चेंजेस आए हैं? हो सकता भी नहीं आए होंगे, तो फिर हम लोग अपना रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर मेरी एक ऑटोमेटिकली वर्कर नाम की टेबल बन गई है। मतलब जो मैंने गेटर सेटर क्रिएट किया था उसकी मेरे पास ऑटोमेटिकली टेबल वर्कर नाम की बन गई है और यहाँ पर मेरे पास उसके पूरे प्रॉपर कॉलम्स आ गए हैं। तो क्या हमने यही कैटेगरी दी थी बेटा? क्या मैंने नेम, सैलरी, सरनेम, आईडी, कॉन्टैक्ट, कैटेगरी और एड्रेस दिया था? तो जो मैंने कॉलम नेम वहाँ पे क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट रखे थे वो मेरे यहाँ पे बन गए कॉलम नेम। जो मैंने क्लास के अंदर एट्रीब्यूट रखे थे वो क्या बन गया? मेरे कॉलम नेम। और जो मेरा वहाँ पे क्लास का नेम था वो बन गया मेरा यहाँ पे टेबल नेम। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी कि हमने कैसे हमारी प्रॉपर्टी के हेल्प से यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपकी एक क्लास बना दी। अब मुझे इस क्लास के अंदर डालनी है प्रॉपर्टी। मुझे इस क्लास के अंदर क्या डालनी है? ये मेरे को डेटा इंसर्ट करना है बेटा। तो इसको डेटा डालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, मैं यहाँ पे एक रेस्ट एपीआई बनाने वाला हूँ। मतलब मेरा वही CRUD ऑपरेशन जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो मैंने यहाँ पे एक नई क्लास बना ली बेटा और मैंने यहाँ पे क्लास के नेम में वर्कर सर्विस सिस्टम, मैंने वर्कर सर्विस नाम की मेरी जो वर्कर क्लास है उसकी मैंने यहाँ पे एक वर्कर सर्विस नाम की मैंने एक एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक वर्कर सर्विस नाम की एपीआई बन चुकी है। ठीक है, तो अब ये जो मेरा कंट्रोलर है, ठीक है, तो मैं वर्कर सर्विस नाम की क्लास ना देके मैं वर्कर कंट्रोलर लिखता तो ज़्यादा बेस्ट रहता। मैंने एक वैसी वर्कर सर्विस नाम का एक कंट्रोलर बना दिया है। चलो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, मैं इसको वर्कर सर्विस कंट्रोलर बोल देता हूँ। मैंने इसका नाम बदल दिया और क्या का नाम कर दिया इसका? मैंने वर्कर सर्विस कंट्रोलर। तो वर्कर सर्विस कंट्रोलर मेरा क्या है? एक नई क्लास है। ठीक है, मैंने इसको रीनेम कर दिया है। तो बेसिकली ये मेरा कंट्रोलर के जैसे बिहेव करेगा। और मुझे यहाँ पे कैसा कंट्रोलर बनाना है बेटा? रेस्ट एपीआई। कैसा बनाना है? रेस्ट एपीआई। तो मैंने ए नोटेट रेस्ट कंट्रोलर ले लिया है। मैंने यहाँ पे ए नोटेट रेस्ट कंट्रोलर लिया है और इस ए नोटेशन को इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। अब मेरा जब भी डेटा इंसर्ट करवाना है तो क्या होगा? क्रिएट होगा। और क्रिएट के लिए हम लोग क्या यूज करते थे बेटा? लास्ट क्लास में बताया था, पोस्ट मैपिंग। क्रिएट के लिए क्या यूज करते थे? पोस्ट मैपिंग। ठीक है, पोस्ट मैपिंग में मैंने डाला डबल कोट के अंदर स्लैश न्यू यूजर। मैंने यहाँ पे यूआरएल दे दिया न्यू यूजर।
तो मेरी इसकी क्या यूआरएल होगी, न्यू यूजर नाम की यूआरएल होगी। पर ठीक कब वर्क करेगा, किसी ना किसी मेथड के ऊपर लिखना होगा मुझे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ डेटा मंगाने का कोड कर रहा हूँ। मैंने अभी ये नहीं कहा है कि मैं डेटा बेस के अंदर डाल रहा हूँ। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ कि क्लाइंट से डेटा मेरे पास मेरे एप्लीकेशन में आ जाए। फिर मेरा सेकंड टास्क क्या होगा इसके बाद का, कि मैं अपना डेटा उस टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना है मुझे। तो उसके लिए मुझे जेपीए रिपोजिटरी की जरूरत पड़ेगी, या मैं कहूँ मुझे कर्ड रिपोजिटरी की जरूरत पड़ेगी। तो वो अपन लोग आगे की क्लास में देखेंगे, या फिर अगर आज टाइम मिला तो आज की क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे या तो डेटा इंसर्ट होगा या तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया बूलियन। अगर डेटा इंसर्ट हो गया तो ट्रू आउटपुट देगा, अगर डेटा इंसर्ट नहीं हुआ तो ये फॉल्स देगा। तो मैंने लिखा पब्लिक बूलियन, और मैंने यहाँ पे मेथड बना दी इंसर्ट डेटा। मैंने यहाँ पे इंसर्ट डेटा नाम की मेथड बना दी है, और फिलहाल मैं रिटर्न में फॉल्स लिख रहा हूं। और अब मुझे वहां से पैरामीटर से डेटा लेके आना है। तो मुझे कौन कौन से डेटा लाना है बेटा, मुझे कौन कौन से डेटा लेके आना है, मेरे को टेबल में कौन कौन से डेटा चाहिए, या मैं इसे कहूं कि मुझे क्लास के अंदर कौन कौन से डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर वर्कर वाली क्लास को भी साइड में रख देता हूँ, जिससे कि मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है, पर आप चाहो तो आप खुद का भी दे सकते हो, फिर भी अभी भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट पैरम। जब भी डेटा लाना तो आप रिक्वेस्ट पैरम का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया रिक्वेस्ट पैरम एंड नेम इक्वल्स टू मैंने ले लिया T1, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट ID, और रिक्वेस्ट पैरम को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और मैं इसको ऐसे लिख कर ले आ रहा हूँ कि एक ही लाइन में रहे, तो जिससे कि क्या है दिक्कत ना हो। तो ये मेरा पहला पैरामीटर कौन सा आ गया, ये आईडी के लिए हो गया। दूसरा मेरे को कौन सा लाना है, नेम लाना। तो मैंने यहाँ पे लिया ए नोटेट रिक्वेस्ट पैरम नेम इक्वल्स टू T2। मैं T1 T2 रख रहा हूँ जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो। एंड मैंने यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग नेम, फिर मैंने दे दिया है ए नोटेट रिक्वेस्ट पैरम नेम इक्वल्स टू T3 स्ट्रिंग सरनेम। फिर मैंने लिखा ए नोटेट रिक्वेस्ट पैरम नेम इक्वल्स टू T4 लॉन्ग कॉन्टैक्ट। फिर मैंने ले लिया ए नोटेट रिक्वेस्ट पैरम नेम इक्वल्स टू T5 स्ट्रिंग एड्रेस। फिर आ गया ए नोटेट रिक्वेस्ट पैरम name equals to T6 float सैलरी। तो देखो यहां पे मैंने जितने पैरामीटर मुझे चाहिए थे वो सब लेके आ गया, जितने मुझे वहां से पैरामीटर चाहिए थे वो सब लेके आ चुका हूं मैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जेपीए का यूज करना है। अब मुझे किसका यूज करना है, जेपीए का। मेरे को मतलब रिपोजिटरी क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप कर्ड रिपोजिटरी भी कर सकते हो और जेपीए रिपोजिटरी भी क्रिएट कर सकते हो। आप कर्ड रिपोजिटरी भी बना सकते हो और
कौन सी रिपोजिटरी बना सकते हो बेटा? JPA रिपोजिटरी भी बना सकते हो। तो सबसे पहले अभी आप क्योंकि नए हो तो मैं आपको किससे देखना पसंद करूँगी? JPA कर्ट से। कर्ट रिपोजिटरी की चाइल्ड है JPA रिपोजिटरी। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट JPA रिपोजिटरी से बना ले, या फिर पहले कर्ट दिखा दूँ? सर JPA। हाँ, JPA ठीक है। तो चलो अपन लोग JPA से कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नई इंटरफेस बना रहा हूँ। अभी तक के आपने ये 2 क्लास बनाई, मुझे इनको कोरिलेट करना है। तो इसके लिए मैं इतने को सेव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक और रिपोजिटरी बनाने वाला हूँ। अब ये इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैंने अभी इसको कॉल नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे इंटरफेस बना रहा हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? एक इंटरफेस बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? इंटरफेस बना रहा हूँ और मैंने बना दिया यहाँ पे वर्कर रिपोजिटरी। मैं किस नाम से बना रहा हूँ? वर्कर रिपोजिटरी। मैंने एक इंटरफेस बना दी वर्कर रिपोजिटरी नाम से। मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बना दी किस नाम से? वर्कर रिपोजिटरी के नाम से। आप लोग भी बना लें वर्कर रिपोजिटरी के नाम से। ठीक है, तो चलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ इतना आप लोग ने कर लिया है और अब हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपकी रिपोजिटरी दिख रही है, अभी आपने यहाँ पे क्या बनाया है? अभी आपने यहाँ पे क्लास इंटरफेस वर्कर रिपोजिटरी। अब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या करती है? एक्सटेंड। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या करती है? एक्सटेंड्स करती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सटेंड्स। यहाँ पे मैंने लिखा एक्सटेंड्स। क्या करेंगे अपना? यहाँ पे अपन लोग करेंगे JPA रिपोजिटरी। यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे? JPA रिपोजिटरी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्सटेंड JPA। देखो मैं यहाँ पे लिखा JPA रिपोजिटरी। तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा JPA रिपोजिटरी। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे JPA रिपोजिटरी किया। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है भैया किस टाइप का डेटा भेजोगे? तो T क्या बताएगा? किस टाइप का डेटा है? किस टाइप का है? वर्कर। और दूसरा उसमें ID किस टाइप की दी हमने? ID किस टाइप की दी है? यहाँ पे ID कैसे दी थी वर्कर के अंदर? यहाँ पे ID में हमने दिया है इंटीजर। ID में क्या दिया है? इंटीजर। तो यहाँ पे मैंने दूसरी चीज दे दी है इंटीजर। ID में मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इंटीजर क्योंकि मेरी ID इंटीजर है। तो ये तो हो गया मेरी वर्कर रिपोजिटरी। इतना क्लियर है? और मैंने यहाँ पे रेट रिपोजिटरी लगा दी है जिससे समझ में आ जाए कि भैया ये कैसी है? रिपोजिटरी है। ये कैसी है? रिपोजिटरी है। ठीक है, तो मैंने ये लगा दिया है। तो ये JPA रिपोजिटरी मेरी हो चुकी है कि भैया मैंने यहाँ पे JPA रिपोजिटरी लगाई है। अब यहाँ पे मैं ऑटो वायर्ड फीचर का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं किसका यूज करने वाला हूँ? कंट्रोलर में मेरे को इस रिपोजिटरी को यूज करना है ना, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा ऑटो वायर्ड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए नोटेट ऑटो वायर्ड। और ए नोटेट ऑटो वायर्ड करने के बाद मैं यहाँ पे जो मेरी वर्कर रिपोजिटरी इसको पहले मैं सेव कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसका ऑब्जेक्ट वहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा ए नोटेट ऑटो वायर्ड के नीचे वर्कर रिपोजिटरी WR। तो यहाँ पे देखो मैंने वर्कर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना लिया है। मैंने क्या बना लिया? वर्कर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना लिया है। और अब मैं इस वर्कर रिपोजिटरी वाले ऑब्जेक्ट से डेटा डेटाबेस में डालना चाहता हूं। मैं वर्कर रिपोजिटरी वाले ऑब्जेक्ट से क्या डालना चाहता हूं? मैं वर्कर रिपोजिटरी के डेटा सेव करना चाहता हूं।
ठीक है, इतना आप लोग कर लें, फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरे क्लास का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वर्कर, मेरी वर्कर क्लास है, ठीक है, मेरी वर्कर क्लास है, तो मैंने लिखा वर्कर W1 इक्वल्स टू न्यू वर्कर। मैंने क्या लिखा, वर्कर W1 इक्वल्स टू न्यू वर्कर लिखा है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे वर्कर W1 इक्वल्स टू न्यू वर्कर ले लिया बेटा, ठीक है। अब W1 डॉट, देखो सबसे पहले मेरे को क्या डालना है, आईडी। मैंने यहाँ पे लिखा सेट आईडी, ठीक है, मैंने क्या लिखा, और यहाँ पे आईडी में क्या डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे आईडी लिया है मैंने ये वाला, ठीक है। तो इस आईडी को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा W1 डॉट आईडी सेमीकोलन, फिर मैंने लिखा W1 डॉट सेट नेम, और इसके अंदर क्या लिख दिया मैंने, नेम लिख दिया। फिर मैं लिखा W1 डॉट सेट सरनेम, और इसके अंदर क्या लिखा मैंने, सरनेम, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिखा W1 डॉट सेट कॉन्टैक्ट, तो मेरा कॉन्टैक्ट किस टाइप का, कॉन्टैक्ट टाइप के लिया था मैंने, तो मेरा कॉन्टैक्ट आ चुका है। एंड इसके बाद मैंने लिया W1 डॉट सेट एड्रेस, और इसके अंदर मेरा एड्रेस आ चुका है। इसके बाद मैं लिया W1 डॉट सेट सैलरी, और मेरी ऊपर सैलरी ऑलरेडी आ चुकी है। और आखिरी में तो अभी ये मैंने क्या है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्रिएट किया है। मैंने इंस्टेंस किसका सेट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट का क्रिएट किया है, ठीक है। बट मैंने क्या इसको सेव किया है, नहीं किया है। तो ये मेरा पूरा जो मेरे पास डिटेल आ रही है वो कौन होल्ड करके रखा है, W1। यहाँ पे जो भी डिटेल आ रही है वो कौन होल्ड करके रखा है, W1 होल्ड करके रखा है। पर क्या यहाँ पे मेरा आगे वर्किंग हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो मेरा आईडी दिख रहा है बेटा, ये मेरा जो आईडी दिख रहा है आपको, ये आईडी, ये वाला आईडी इधर यूज हुआ है, ये वाला जो आईडी है वो यहाँ पे यूज हुआ है, ये वाला जो नेम है वो मेरा इधर यूज हुआ है, ये वाला जो सरनेम है मेरा वो इधर यूज हुआ है, ये कॉन्टैक्ट नेम है वो मेरा इधर कॉन्टैक्ट नेम पे यूज हुआ है, और ये जो एड्रेस है वो एड्रेस पे यूज हुआ है, और ये जो सैलरी है वो सैलरी पे यूज हुई है। तो डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा आ रहा है क्लाइंट से। डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा कहाँ से आ रहा है बेटा, क्लाइंट से। क्लाइंट से। तो किस फॉर्म में आ रहा है, मेरा ठंडा क्लाइंट मैंने आपको बताया ना, तो वहां से आएगा एपीआई के फॉर्म में, और एपीआई से इधर आएगा, तो ये इंस्टेंस होल्ड करेगा। अब मुझे इसको आगे स्टोर करना है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट किस नाम से, WR, किस नाम से, WR है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं WR डॉट सेव, और इसके अंदर मैंने W1 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई ब्लॉक, मैं यहाँ पे लगा देता हूं ट्राई ब्लॉक, और मैं यहाँ पे लगा देता हूं कैच ब्लॉक। और मालूम है सभी टॉप मोस्ट एक्सेप्शन का, टॉप मोस्ट क्लास कौन सी होती है, एक्सेप्शन। तो फिलहाल मैं एक्सेप्शन लिख दे रहा हूं जिससे कि आपका वो आ जाए। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसके बाद रिटर्न ट्रू, और मैंने कहा अगर आपका कोई कैच में एक्सेप्शन आता है तो क्या आ जाए, रिटर्न
फॉल्स आ जाए, मतलब कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो रिटर्न फॉल्स दे देगा। तो इससे मुझे फिलहाल के लिए ये समझ में आ जाएगा कि भैया मेरा डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ, कि कोई एक्सेप्शन आ गया है। मैं चाहता तो इधर स्ट्रिंग टाइप करके मैसेज भी डाल सकता था। अगर आपको यहाँ पे बूलियन टाइप नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग दे दीजिए, और स्ट्रिंग के बाद मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ। मैंने अब स्ट्रिंग टाइप कर दिया तो मेरे को यहाँ पे रिटर्न टाइप बदलना होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा इंसर्टेड। अगर ये चलेगा तो आपका डेटा इंसर्टेड आ जाएगा, और अगर ये चलता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, या फिर ये भी नहीं तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्शन अकर, और मैं यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ प्लस ई डॉट गेट मैसेज। ये वही चीज़ें जो अपन लोग जावा ऐसी में पढ़ते थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वाली मेथड बना दी है, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इन पैरामीटर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो आप लोग को ठंडा क्लाइंट याद है बेटा? हमने जो ठंडा क्लाइंट पढ़ा था, तो देखिए मैं ठंडा क्लाइंट से डेटा स्टोर करूंगा। तो ये बोला क्रिएट टेबल वर्क इंटीजर नॉट नल, ठीक है, इन सबको इग्नोर करते हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरा हो चुका है, तो बार बार चलने की वजह से वो इस चीज़ को दे रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ मेरा, क्योंकि ऑलरेडी रन हो चुका है। ये देखिए मेरा यहाँ पे वर्किंग सही है, और अब मैं यहाँ पर अपना ठंडा क्लाइंट चालू करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड में जा रहा हूँ। ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है, और मैं यहाँ से अपना ठंडा क्लाइंट ओपन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे ठंडा क्लाइंट पे आ चुका हूँ। तो पहले तो मैं देखता हूँ क्या मेरी टेबल के अंदर कोई ऑलरेडी डेटा है। नहीं तो हो सकता है ना कि अपना ध्यान नहीं हो और किसी ने डाल दिया पहले अगर बीच में। तो मैं फिलहाल देख रहा हूँ कि मेरे टेबल के अंदर कोई डेटा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैंने सच आपके सामने अभी नया बनाया है। तो फिलहाल मेरे पास कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे देखिए तो आपको मेरे टेबल के अंदर कोई भी डेटा एग्जिस्ट करते हुए नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो मेरी टेबल पूरी प्रॉपरली एम्प्टी है। ठीक है, यहाँ पे मेरी पूरी टेबल कैसी है अभी? एम्प्टी है। मेरे पास माई सीक्वल में वर्कर टेबल के अंदर कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब हम लोग वापस से जा रहे हैं हमारे ठंडा क्लाइंट के पास, और मैं यहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा नई रिक्वेस्ट है मेरी। तो मैंने आपसे कहा था कि सेम मशीन में अगर आप वर्क कर रहे हो तो लिखते हो लोकल होस्ट। मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश, यहाँ पे मैंने URL क्या दिया है पहले वो चेक करेंगे। मेरे कोड पे चलते हैं और यहाँ पे मेरी URL के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद होगा मैंने URL दिया है न्यू यूज़र। मैंने यहाँ पे URL क्या दिया है? न्यू यूज़र। तो मैं यहाँ पे वापस से जा रहा हूँ और स्लैश के आगे न्यू यूज़र लिख रहा हूँ, और इसी के साथ मैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है पोस्ट मैपिंग। यहाँ पे कौन सी मैपिंग यूज़ करी है? पोस्ट मैपिंग। तो मैंने जब यहाँ पे पोस्ट मैपिंग यूज़ करी है तो ठंडा क्लाइंट में मुझे यहाँ पे गेट की जगह पे पोस्ट सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने इधर पोस्ट सिलेक्ट कर लिया। अब बात है पैरामीटर की। तो पहला पैरामीटर था T1 जो कि मेरा आईडी था, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 120। पहला पैरामीटर क्या था? आईडी था तो 120। दूसरा पैरामीटर मेरा था T2 पे नेम, तो मैंने यहाँ पे ले लिया T2, और T2 पे मैंने नेम दे दिया। क्या नाम डालूं बेटा? कोई भी एक नेम बताइए आप लोग। डाल दो, जय डाल दो। क्या डालूं बेटा? चूरन नाम? स्टूडेंट का नाम डालना बेटा। क्या नाम डालूं मैं? मैंने यहाँ पे डाल दिया पूर्णिमा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे एक और वेरिएबल की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे T3 लिया, और T3 पे मुझे यहाँ पे किसकी आवश्यकता है? T3 पे मुझे यहाँ पे सरनेम की आवश्यकता है। तो पूर्णिमा का सरनेम क्या है? अमूल्य। तो मैंने यहाँ पे अमूल्य डाल दिया है।
फिर इसके बाद मेरा आता है कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसमें मैं अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट किसी के पास जाए। तो मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो चुका है। इसके बाद एड्रेस, तो मैंने लिख दिया GSTC भोपाल। T5 में मैं क्या डाल रहा हूँ, JSTC भोपाल। मैंने एड्रेस डाल दिया। एंड इसके बाद हमारा आ रहा है सैलरी। तो मैंने यहाँ पे सैलरी डाल दी है 888,99.00। ठीक है, एंड मैं एक बार रीरन करवा रहा हूँ कि अगर कोई गलती हुई है तो वो अपने आप ही सुधर जाए, मतलब कोई भी रिफ्रेश हो तो वो सुधर जाए। और मैंने बंद करके वापस से इसको रन एस स्प्रिंग बूट ऐप कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा पूरा रीरन होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे रीरन हो चुका है और मैं यहाँ पे अपनी क्यूरी चला के देख रहा हूँ। ये मैंने डेटा डाला है एंड मैंने सेंड पे क्लिक किया। तो मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ और मुझसे बोल रहा है कि मैं एक भूल गया, मैंने यहाँ पे सैलरी लिख दिया है। मेरे को यहाँ पे क्या लिखना था, T6 लिखना था। तो वो तो बोले भैया हम नहीं जानते इसको, और मैं वापस से सेंड कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो क्या लिखा आ गया, डेटा इंसर्टेड। मैंने वहाँ पे T1 T2 T3 T4 T5 T6 दिया था ना, पर मैंने वहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू डाल दी थी गलती से, तो इसलिए उसने मेरे को दे दिया। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा इंसर्टेड हो गया है। और इससे देखो हुआ क्या है, अभी ये मेरा टेबल आपको एम्प्टी दिख रहा है। मैं वापस से इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो GSTC, मैं कैटेगरी डालना भूल गया हूँ। मैंने कैटेगरी नहीं डाला, इसलिए यहाँ पे मेरा कैटेगरी में डेटा नहीं आया, उसने नल ले लिया है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपना थंडर क्लाइंट के थ्रू डेटा इंसर्ट किया है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक ऑफ स्प्रिंग बूट विथ MySQL में कि मैंने कैसे CRUD ऑपरेशन के थ्रू डेटा इंसर्ट किया है। तो आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे हमने हमारे इसमें वर्क किया। एक बार मैं फास्ट ब्रीफली रिकैप कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये मेरा थंडर क्लाइंट है जिससे मैं डेटा पहुंचा रहा था। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक कंट्रोलर क्लास है, एक रिपोजिटरी क्लास है और एक मेरी जावा की क्लास है जो कि एंटिटी टेबल कैसे बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे जो भी मुझे टेबल के अंदर कॉलम्स चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बना दिए। और जिस भी टेबल क्लास को आपको टेबल बनाना उसमें आप एनोटेट एंटिटी लिखते हैं और इसकी आप क्या बनाते हैं, रिपोजिटरी फाइल बनाते हैं। तो रिपोजिटरी में मैंने यहाँ पे JPA रिपोजिटरी यूज किया है और इस वर्क रिपोजिटरी जो कि JPA रिपोजिटरी की प्रॉपर्टी ले रही है, इसको मैंने ऑटो वायर्ड करके अपने कंट्रोलर सर्विसेज में बुलाया है। ये वाला ऑटो वायर्ड वाला टॉपिक हम कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी से मैंने आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना और चीजें कॉलिंग करना बताया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो आप पहले उसको जाके देखें, उसके बाद ही आप इस चीज के ऊपर वर्क करें।